बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। हमारे प्रोग्राम से पहले ये डिस्कस कर रहे थे जो डिपोटेशन एंड लुकिंग एट अ बेल एप्लीकेशन, बट शुरू करते हैं अहमद साहब की जो कॉल आई थी। अहमद साहब ने जो मेंशन कर रहा था शाज़े अबाउट द फैमिली लाइफ एंड दैट वाज अंडर आर्टिकल 8, उन्होंने जो एप्लीकेशन डाल चुके, दैट्स द एप्लीकेशन आउटसाइड द नॉर्मल इमिग्रेशन रूल्स। इसके थोड़े से बारे में बताएं। ही थिंक्स उन्होंने अभी थोड़ा सा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इनकी जो वाइफ है वो इनकी वाइफ ब्रिटिश है और प्रेज्यूमेबली इन्होंने ब्रिटिश जो वाइफ के हवाले से इसलिए अप्लाई नहीं किया होगा क्योंकि इनकम थ्रेशोल्ड का मसला होगा, अदरवाइज वो ब्रिटिश वाइफ के रूट से भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इनका जो इनकम थ्रेशोल्ड है, जैसे ब्रिटिश जो यहाँ के नेशनल होते हैं उनको 18,600 पाउंड को शो करने की ज़रूरत होती है, दिखाने की ज़रूरत होती है बिफोर दे कैन अप्लाई फॉर देयर स्पाउसेस। और दूसरी बात इन्होंने जो मेंशन किया है वो ऑलरेडी ओवरस्टेयर हो चुके थे इस कंट्री में, जिसकी वजह से ये भी उनको इट कुड बी वन ऑफ the problems as well to apply under the immigration rules। लेकिन अभी आपने मेंशन किया अहमद साहब फ्रॉम ब्रैडफर्ड के आपने जो एप्लीकेशन है वो चाइल्ड की बेसिस पे किया है, FLR FP आपने लॉन्च किया है UKBA के साथ, स्टिल इट डजंट कम अंडर द इमिग्रेशन रूल्स बिकॉज आपका जो बेबी है वो ओनली 3 months ओल्ड है, वो 7 years ओल्ड नहीं है, जो ऑटोमेटिकली आपको इमिग्रेशन रूल्स राइट देते हैं। तो इस बेसिस पे आपका चूंकि लेकिन आपके और बहुत सारे कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं, जिसके लिए फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो ब्रिटिश नेशनल माँ को बच्चे से और बाप से अलग नहीं कर सकते। इस वजह से आपका एक राइट बनता है इस कंट्री में कि आप ज्वाइन करें अंडर ह्यूमन राइट्स, जो आपका आर्टिकल 8 है ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसके अलावा आप अपने जो बच्चे के राइट के थ्रू आपने अप्लाई किया है, उसके लिए आपको इस बेसिस पे बहुत ही ज्यादा आपको सब्र से और तहम्मुल से काम लेना होगा। वेट करें, इट्स ओनली बीन 2 months, it's not been 6 months that you should be worried about, you should be concerned about. No, I wouldn't suggest to rush too much, just wait for their decision। और अगर आपका खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल आता है then आप किसी लीगल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें, because आपका जो केस है अगेन अंडर कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर वाइफ है, आपका सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज है, आपका बच्चा यहाँ पर है, और उसके अलावा आपने जो है वो अभी पेरेंट्स की एप्लीकेशन डाली हुई है, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग जो है वो आर्गूमेंट्स हैं टू कन्विंस UKBA। इट डिपेंड्स कि आपके लॉयर्स ने क्या आर्गूमेंट्स उसमें लिखे हैं और आपने किस तरह से अपना केस प्रेजेंट किया है। अगर आपको जो इसका वो ग्रांट करेंगे 3 years डिस्क्रेशनरी लीव जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिफ्यूजल आता है यू मस्ट कंसल्ट विद गुड लीगल सॉलिसिटर टू जस्ट फॉलो अप योर एप्लीकेशन एंड लॉन्च अगेन योर एप्लीकेशन। अगर इनका फॉर एग्जांपल जो ये डिस्क्रेशनरी है, इट्स आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स, जैसे एक्सप्लेन कराई, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इनको बताने के। फॉर एग्जांपल अगर इनको रिफ्यूज हो जाता है then we can obviously help him. There are a number of ways we can look into this. Yes, as we've just explained that there are so many compelling and compassionate circumstances. So Ahmed Saab, if you do get refusal, surely aapka shayad should be successful, inshallah aapka hoega, but if you do have any problems then we can help you. हमें पता है how we can help in this situation. And again Shazia has touched on this subject, but because of the complications हम इसमें details में नहीं जा पाते because of the time and the regarding the complexities, but do keep in touch with us. Thank you for your call. उनका कॉल का हम शुक्रिया करते हैं। Shazia, just moving on into the bail, very importantly bail का हमने जो mention ये कर रहे थे and the detention का, तो उसका एक system होता है जहाँ पे apply करा जाता है for bail। Now, अगर कोई किसी के साथ इस तरह हैपन हो जाए, ऑब्वियसली उसी वक्त उन्हें पता चल जाए, हाँ जी बंदे को उठा के ले गए, वो दुकान में काम कर रहा था बेचारा, उसे पता नहीं था, एकदम आई छापा मारा, ऑब्वियसली दैट्स अ ब्रीच विद इन सेल्फ, जो दुकान में काम कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बेल। देन पीपल नीड टू बी मेड अवेयर दैट देयर हैज टू बी श्योरिटीज। ये बताएं, एक्सप्लेन ये करें श्योरिटीज का, सो द व्यूअर्स अंडरस्टैंड ना। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो देखें इमरान साहब, वो हमारे साथ जब कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए बेल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करें, लेकिन उनके लिए ट्रबल क्या आती है कि उनके लिए बेल की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 श्योरिटीज भी चाहिए होते हैं जो उनके लिए एक किस्म की जमानत देते हैं दैट वी नो दैट पर्सन विद इन द UK, और हम उसके लिए जी और वो ये प्रूफ करेंगे कि हम इनके लिए जो है वो श्योरिटी बनने
के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक ये कि यहाँ के वो ब्रिटिश नेशनल हो, और ब्रिटिश नेशनल के लिए उनको अपनी कॉपी पासपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि वो जो पर्सन श्योरिटी दे रहा है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और फाइनेंशियली स्ट्रांग के लिए उनको जो है वो बैंक स्टेटमेंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देनी होती है, जिसमें तकरीबन 1000-2000 से ऊपर के फंड्स पड़े हुए हों, ताकि इस चीज की वो श्योरिटी दे कि ये जो एप्लीकेंट है बाहर आके he will not abscond, and we will guarantee for him to stay within the certain address. तो ये वो चीज होती है कि जिसमें वो उसके लिए जामन बन रहे होते हैं कि अगर आप यूकेबीए को कह रहे होते हैं फॉर टाइम बीइंग, अगर आप इनको छोड़ दें अनलेस अनटिल उनका मेन मैटर जो है वो डिसाइड नहीं होता, तो हम इनके लिए जामन बनते हैं। तो 2 श्योरिटीज का अरेंज एप्लीकेंट ने खुद करना होता है, वो सोलिसिटर नहीं करते। लेकिन नॉर्मली लोग हमें ये जब फोन करते हैं वो कहते हैं जी आप खुद अरेंज कर ले, बाय लॉ वी कांट। No, you can't. This is very important. Now, sureties are very important because जैसे आपने भी explain करा, तो sureties में ये होता है that अगर आपके साथ इस तरह की requirement होगी, there has to be somebody who's a British with a British passport, and उसका जो खुद का जो record होता है cannot be somebody who's got a criminal record or anything like that. No. This is very important. हाँ, it cannot have वो any consider criminal. नहीं करेंगे उनके shorties अगर वो criminal अगर होंगे। कोई किस्म का, अगर किसी का criminal issue है, उसे आप forget कर दें, आप बेकार में अपना time भी waste करेंगे, and you're gonna make it even time run out हो जाएगा and you lose that. Just coming back to sureties के अलावा आपने touch करा था residency. Now they have to give an address, reporting address. Again, this has got to be a fixed address. अब ये बताएं थोड़ा सा ये अपना भी वो एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी वो रह रहे हों, जहाँ से उन्होंने डिटेन किया हो, वो अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपना टेनेंसी एग्रीमेंट और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है प्रूविंग देयर एड्रेस वो साथ ज़रूर एनक्लोज करने होते हैं। उसके अलावा अगर वो श्योरिटीज़ का एड्रेस देना चाहते हैं, श्योरिटीज़ को फिर विटनेस स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम इस चीज़ की आपको जो है वो गारंटी देते हैं कि जब एप्लीकेंट छोड़ दिया जाएगा, इसकी बेल आउट हो जाएगी, तो ये हमारे इस सर्टन स्पेसिफिक एड्रेस में हमारे साथ रहेंगे, एंड वो ये शो कर रहे होते हैं कि ये भगोड़े नहीं बनेंगे और वो रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए रेगुलर रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे अनलेस अंटिल देयर मेन केसेस आर डिसाइडेड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब श्योरिटीज जो है वो अपने एड्रेस की श्योरिटी दे रहे हो कि ये इस स्पेसिफिक एड्रेस में हमारे साथ रहेंगे, उसके लिए उनको अपना जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो देना होएगा। अगर वो ओनर ऑफ द होम है तो उनको अपनी रजिस्टर्ड ऑफिशियल कॉपी देनी होएगी, और अगर वो टेनेंट है उस घर में जो श्योरिटी है तो उनको टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ एक लेटर देना होएगा कि ये मेरा टेनेंसी एग्रीमेंट है, लुक ये मैं कौंसल टैक्स पे कर रहा हूँ, और इस बेसिस पे आप जो है वो इस चीज़ की गारंटी लें कि ये जो एप्लीकेंट है जिसकी बेल आउट हो रही है ये मेरे साथ रहेगा, और मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, यहाँ पर I'm paying council tax, I'm paying the rent, and also I'm well off in this society. I haven't committed any kind of criminal offense in the past. These kind of things the court is going to consider before he just allows a bail application for the applicant. बहुत अच्छा, very good, thank you very much. शाज़िया, बहुत ही आपने डिटेल में बताया, very informative, very good. आपको ये भी लोगों को बताना ज़रूरी होता है, तो इस वक्त जो इमिग्रेशन का जो बेल का होता है, जहाँ पे डिटेंशन में बेल चली गई, ये एक्चुअली चैलेंज द डिसीजंस, हमने ये मेंशन करा था। सबसे पहले हम डिटेंशन सेंटर के अंदर बेल इमिग्रेशन ऑफिसर को बेल भेजते हैं, तो विद इन 7 डेज हम उसको बेल भेज सकते हैं। right. अगर वो कंसीडर करते हैं कि कहीं पे उन्होंने कोई गलती की है, या अगर वो कंसीडर करते हैं कि ये जो एप्लीकेंट है ही हैज गॉट द वैलिड लीव टू रिमेन विद इन दिस कंट्री इवन दो ही हैज ब्रीच्ड सम ऑफ द कंडीशन, बट स्टिल ही शुड बी हिज एप्लीकेशन शुड बी अलाउड, बेल एप्लीकेशन शुड बी अलाउड। पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप, अगर वो एप्लीकेशन अलाउड नहीं करते, बेल एप्लीकेशन को वो अलाउड नहीं करते, उसकी बेल आउट नहीं होती, उसके बाद फिर हम कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में फिर हम जो है वो प्रॉपर वहाँ पर उनके श्योरिटीज आते हैं, उनकी वहाँ पर स्टेटमेंट होती है, उसके अलावा उनके जो स्पॉन्सर भी वहाँ पर आ सकते हैं। वीडियो लिंक में जो जी बिल्कुल, वीडियो लिंक में जो डिटेंशन में डिटेनी होता है उनको वीडियो लिंक में लिया जाता है, और वहाँ पर उनसे भी क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। सेकंड स्टेज जो है वो कोर्ट की होती है, कोर्ट में बेल एप्लीकेशन हो जाए वेल एंड गुड, अगर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन नहीं होते देन वी हैव टू गो फॉर अपील स्टेजेस, फिर अपील की उसकी स्टेजेस होती हैं। इट डिपेंड्स हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, समटाइम ये होता है कि वेरी इनिशियल स्टेज पे जब हम इमिग्रेशन ऑफिसर को बेल डालते हैं विद इन 24 आवर्स भी वो बंदा छोड़ देते हैं। शायद कॉल आ रही है, इसे शामिल कर दें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो हेलो,
Hello, who's calling I from want where? to ask a question that I did master from Pakistan and then now I will apply in to remain indefinite here. Okay. किस बेसिस पे जी, आप बताएं, आप किस बेसिस पे यहाँ पर आपको indefinite leave to remain मिला था? On what basis? He wants to apply, कह रहे हैं apply करना चाहते हैं ILR की. No, on what basis you want to apply for ILR? Yeah, what basis? Settlement. लेकिन आपका previous immigration history क्या है? किन basis पे आप spouse पे यहाँ पर आए थे, आप as a student आए थे? और आप कब आए, spouse पे आप कब आए थे? October 2012. Right, after, it means after July 2012. Yeah. जी. Okay. I want to ask that whether I should go for ESOL courses or I have equivalent to my degree. देखिए जी, ये आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं. एक तो ये कि आपको ईसोल कोर्स करना होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कहलाता है, और दूसरा वो जो आपने लाइफ इन द यूके करना होता है. आपको 2 स्टेजेस जो है वो कंप्लीट करनी होती है. इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 1 डिग्री विद इन दिस कंट्री देन यू माइट बी एबल टू गेट एग्जम्पशन फ्रॉम योर ईसोल रिक्वायरमेंट. I completed my all degrees in English from bachelor and he's got equivalent. He can go for exemptions. एग्जाम्पशन आपको ईसोल में मिल सकती है, लेकिन लाइफ इन द यूके में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी. आपको फिर भी लाइफ इन द यूके करना पड़ेगा. इसलिए इट्स बेटर टू गो फॉर लाइफ इन द यूके टेस्ट बिकॉज़ you can't be exempted from them. Absolutely. Okay. Thank you. I have that's only enough certificate here authority called UK NARIC. So that's enough certificate and my degrees and I think in your case I would advise you to complete your ESOL as well as life in the UK, because if you haven't completed your degrees from the UK then you must do your ESOL as well as your life in the UK. I think absolutely. ये बहुत ज़रूरी था. The life in UK test is compulsory. आपने जो अभी मेंशन करा था, you still have to do the test. Has to be done properly. Yes, you can get exemptions only particularly because you got a UK recognized degree. मेरे ख्याल में इन्होंने जो है ना वो outside the UK degrees की है अपनी. अगर उन्होंने UK even though उन्होंने English language में की है, still he has to complete ESOL language. Exactly. अगर इसराइल बिल्कुल कॉल आ रही है उसे शामिल करते हैं. Hello. कौन? वालेकुम, कौन कहाँ से? Can we have your name please? I'm Kumar speaking from Hill. जी कुमार साहब, welcome to the program. And can we have your question please? आप अपना सवाल बताएं. हाँ जी, मेरा सवाल एक्चुअली इमिग्रेशन के बारे में है. मेरा सवाल ये है कि मैंने लेगेसी में केस रिसीव किया हुआ था मेरा. ठीक है. तो मैंने इंटरव्यू में चैलेंज किया, तो उसके कुछ महीने के बाद में उन्होंने बोला कि आप इसको विड्रॉ करें, हम आपका रिकंसीडर करते हैं. लेकिन अभी तकरीबन 6 महीने हो गए हैं कंसेंट ऑर्डर साइन हुए, तकरीबन 7 ही हो गया, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया. तो मुझे क्या करना चाहिए प्लीज इसके बारे में जरा बता देंगे. Okay. आपके केस में, आपकी सिचुएशन में जस्ट वेट फॉर देयर डिसीजन, और आफ्टर 6 मंथ्स जिस तरह से एवरी 6 मंथ्स में आप जस्ट उनको रिमाइंडर लिखें, आप उनको लेटर लिखें कि आपकी ये सिचुएशन है, आपका ये केस चल रहा है और अभी तक आपको इसका रिप्लाई नहीं आया है. आई थिंक यू विल गेट द बेटर आउटकम्स फ्रॉम देम. And first another thing, Kumar साहब, आप प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं तो आप obviously you can email to us and we can help you in this. Again, आप अपने solicitor जिससे आपने काम कराया था, who's done the application, उनसे का letter reminder भेजें, as my colleague just mentioned, and that's the way it should be. That's the normal procedure. But time, again, they need to wait. You know, अगर time ज़्यादा हो गए then they can write. It's like a status update जिसे कहते हैं. You know, they should be going for status update, but only but do it through the proper way. A couple of months, उनको adjust करना, I don't think it's the best way. They need to wait a little bit. और इतना उनको जो है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं अनअटेंडेंट भी नहीं छोड़ना चाहिए. आप उनको एवरी 6 मंथ्स टाइम जो है वो लेटर लिखें और बार बार उनको रिमाइंड करवाएं. मतलब बिल्कुल ना उनके पीछे पड़ जाएं, ना उनसे बिल्कुल पीछे हट जाएं. जस्ट आप इन द मिडिल वे इख्तियार करें और आप उनको जस्ट कीप सेंडिंग देम रिमाइंडर इन एवरी 4 to 6 months टाइम एंड देन यू विल गेट कॉल. आ रही शामिल करते हैं. लेट्स जस्ट गेट दिस कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? हाँ, मैं जी डॉक्टर साजनानी बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से. वेलकम डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन प्रोग्राम. जी थैंक यू. मुझे एडवाइस थोड़ी लेनी है. बताएं. हाँ, माय डॉटर हैज बीन एनरोल्ड इन a university of Hertfordshire. She wants to bring her child who is
around 2 years age, can she apply on bring her child as her dependent, or is it necessary that both husband and wife have to apply together along with the child? अच्छा, ये जो आपने, you told me about your daughter, she wants to bring her child over. Can you explain a little bit that इनकी जो ये marriage से, when did they get married? Were they married here, and what's the situation? They are in Pakistan. They're in Pakistan. Okay. Yeah, they will be applying from Pakistan. Okay, so they've got married. When did they get married? थोड़ा सा जल्दी से बताएं. I'm sorry, Dr. साहब. आपकी डॉटर का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है? No. She's in Pakistan. Her husband is in Pakistan. The baby is in Pakistan. They just got admission in Hertfordshire University. And right. Now they are applying. Can she bring? आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपकी डॉटर ने लिया है या आपके सन इन लॉ ने लिया है? बेटी ने. No, my daughter. मेरी daughter. आपकी डॉटर ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है? Yes. That's right. वो अपने डिपेंडेंट का इधर लेकर आ सकती हैं, अपने हस्बैंड का और अपने जो है उनकी जो भी आगे बच्चे हैं उनको एज ए डिपेंडेंट यहाँ पर लेकर आ सकती हैं. एज लॉन्ग एज शी इज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी शी कैन कॉल हर डिपेंडेंट्स ओवर टू द यूके. ठीक है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका इमिग्रेशन रूल 319 है वो ये कहता है कि दे ऑल हैव टू कम टुगेदर. क्या वो इस वक्त, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी बेटी अपनी बेटी को अपने साथ एज ए डिपेंडेंट लेकर आ सकती है और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उसका हस्बैंड आकर उसको ज्वाइन कर सकता है? जी बिल्कुल, आप उस वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप, जब आपकी बेटी ने एप्लीकेशन डाली है उसके अंदर इंडिपेंडेंट के जो ऑप्शंस है उसको फिल कर सकते हैं. लेकिन अगर उस वक्त उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो इस कंट्री में आ जाती हैं, बाद में वो अपने डिपेंडेंट्स को इस कंट्री में बुलाना चाहती हैं, शी कैन डू दैट. मगर 981 इमिग्रेशन रूल का ये कह रहा है कि दे बोथ पेरेंट्स हैव टू अप्लाई. देखिए जी, 319 ये कह रहा है कि दे बोथ कम टुगेदर, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि वो बाद में नहीं बुला सकते. समझ लग रही है ना आपको कि अगर उसमें ये ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन, दे मस्ट apply together. Okay. There is no exception. नहीं, देखिए इसमें जो हमारी प्रैक्टिस है, हमने जो केसेस किए हुए 319H का F जो कह रहा है, क्लियरली कह रहा है कि there is no exception. देखिए जी, आप जिस 319H की बात कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड, 819H. नहीं, आप मेरी बात सुने, आप जो सेक्शन की बात कर रहे हैं आप उसके बैकग्राउंड, इमिग्रेशन रूल का जो इमिग्रेशन रूल है उसके में 819 आपको जी यही बात, आप पहले ये देखें कि उनके बैकग्राउंड जो सेक्शन का बैकग्राउंड में जो वर्डिंग लिखी हुई है स्पेसिफिकली उसको आप पढ़ लें, उससे आपको पता चल जाएगा किस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में उन्होंने ये लिखा है कि दे शुड बोथ ट्रैवल टुगेदर. तो इसलिए जो हमारी प्रैक्टिस है और जो इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं वो मना नहीं करते किसी को, डिपेंडेंट को इधर बुलाने के लिए, इसलिए वो डिपेंडेंट को इधर बाद में भी बुला सकते हैं. मगर UKCIS के एडवाइस आप ऐसे करें, आप हमसे बाद में कांटेक्ट कर लें डिटेल्स, तब हम आपको इसके जो है ना वो बाय वर्ड इसके जो लिटरली मींस हैं आप अपनी क्वेरीज और आप अपना वो जो सेक्शन को कट एंड पेस्ट करके हमें भेजें, देन हम डिटेल्स में आपको उसका लिटरली और बाय वर्ड जो भी उसके इंटरप्रिटेशन बनती है वो हम आपको बताएंगे. थैंक यू फॉर कॉल जी. आप प्रोग्राम वॉच करेंगे, ऑब्वियसली ये डिटेल में जरा जा रहा था. लाइक माय कॉलीग्स mentioned, obviously there are rules and rules can there are certain circumstances which we can apply and you can look into that. मगर आपने जैसे अभी हमने आपसे बताया तो आप हमें ईमेल भेजें, so that हम ईमेल से आपको डिटेल जवाब दे सकते हैं. obviously टाइम का शॉर्टेज होता है, we do find it difficult to explain. एटलीस्ट में इमरान ये होता है कि हर सिनेरियो पर डिफरेंट जो इनके सिचुएशन होती है वो एप्लीकेबल होती है, लेकिन एक वकील के इमिग्रेशन रूल्स पढ़ने का और एक ले पर्सन के इमिग्रेशन रूल्स पढ़ने का तरीका डिफरेंट इसलिए होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्रॉस रीडिंग भी होती है. वो अगर एक सेक्शन में कुछ लिखा होता है तो उसके अपेंडिक्स में भी जाकर हमने कुछ और उसको कंसीडर करना होता है, उसके बाद उसके रेगुलेशंस में जाना होता है,
फिर उसकी गाइडेंस नोट्स में जाना होता है। ये 3-4 चीजें होती है जो क्रॉस होती है। ये जस्ट मैं ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ कि जब भी आप कोई इस तरह का सेक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड हो वो आप अपने लॉयर से जरूर डिस्कस कर लें, क्योंकि वो सिर्फ एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई नहीं होता, वो डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ उसको जो है वो रीड करना पड़ता है दूसरे रेफरेंसेस के साथ। बिल्कुल, शाजी कॉल आ रही है, शामिल करते हैं, रनिंग आउट टाइम वेरी क्विकली। एक कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, हेलो, कौन कहाँ से? सर मेरा सर इरफान बात कर रहा हूँ हलीफैक्स से। जी इरफान साहब, थैंक यू। आप अपना क्वेश्चन बताएं जल्दी से, टाइम रन आउट हो रहा है सर, सो वी अप्रिशिएट। सर मेरा सवाल ये है कि हमने पहले एक मेरे दोस्त थे, उसने अपने अम्मी का केस जमा करवाया था और उन्होंने अपील दे दी थी। अब वो दोबारा अप्लाई करना चाहती हैं, तो क्या वो सारा जो पिछला रिकॉर्ड है उनके सामने होगा? देखिए जी हमारे व्यूअर्स, आप हमें ये बता दिया करें आपने अपील आपने किस बेसिस पे की थी और किस बेसिस पे आप अपना केस लेकर गए थे और किस बेसिस पे आपका केस जो है वो रिफ्यूज या विड्रॉ हुआ था। थोड़ा सा काइंडली आप हमें बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन दे दें। इरफान भाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरा से बैकग्राउंड जल्दी से बताएं। आई थिंक उन्होंने वो बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, वो तो वो कम थी या कोई इसी तरह पैसे कम थे या क्या लगाए, वो समझ नहीं लगी, क्योंकि वो मेरे दोस्त ने किया था, वो मुझे नहीं पता। वो दोबारा करना चाहता है, आपने पता करना चाहते कि हो जाएगा दोबारा करे सारा। मगर आपने ये नहीं बताया स्टेटस क्या थी आपने एप्लीकेशन डालने के? स्टूडेंट बेसिस पे आपके फाइनेंस कम हुए थे या आपके स्पाउस वीजा पे आपके फाइनेंस कम हुए थे? किस बेसिस पे वो इस कंट्री में आए या किस बेसिस पे उन्होंने अपील डाली? नहीं, वो मैरिज करके यहाँ पे आए थे ना, स्पाउस। ओके ठीक है, ओके वेल कम टू दैट मिनट, थैंक यू। हमारे समझ गए आपका स्टेटमेंट के बारे में। कीप वाचिंग द प्रोग्राम इरफान भाई, बिकॉज़ वी रन आउट टाइम रियली। अगेन ये जो है वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस जो 18,600 है, मगर अभी टाइम रन आउट हो गया। एक और जल्दी से कॉल लेता हूँ, शामिल करता हूँ, सो दैट वी कैन आंसर दिस कॉल एज़ वेल। काफी देर से वेट कर रहे थे जी। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी मैंने सवाल पूछना है। अच्छा, आप अपना सवाल बताएंगे? जी मेरे हस्बैंड के बारे में है, उनका लेगेसी में केस चल रहा है और मैं यहाँ पे ब्रिटिश हूँ और मेरी बेटी भी 4 साल की है जो ब्रिटिश है। ठीक है। और अगर मेरे हस्बैंड का लेगेसी में से जैसे मुझे अगर स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करना है तो मेरी है तो सैलरी से 12,000 है साल की और हम कोई बेनिफिट नहीं लेते, तो और कितना कैश मेरे अकाउंट में हो तो मैं उसको स्पॉन्सर कर सकती हूँ स्पाउस वीजा के लिए, क्या बता देंगे? ठीक है, थैंक यू। देखिए जी, जो स्पाउस का वीजा होता है आपको 18,600 पाउंड फॉर 1 ईयर आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 18,600 पाउंड फॉर द ईयर नहीं है तो आपके स्पाउस का जो वीजा है वो रिफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप जब तक आपको कोई और जॉब नहीं मिल जाती, जब तक आपके 1 साल के जो है वो 18,600 पाउंड नहीं बन जाते, तब तक वी वुडंट एडवाइस यू अप्लाई एज योर स्पाउस वीजा। तो आप बेहतर है कि उनके जो आपके, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी डॉटर है 4 इयर्स की, 4 इयर्स ओल्ड, आप उनकी बेसिस पे उनका केस डाल सकते हैं। ऑलरेडी लेगेसी में उनका केस चल रहा है, आप उनकी वाइफ है, आप आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स भी इस चीज़ पे आप कह सकते हैं कि वो आपके स्पाउस हैं और उनको कंसिडर करना चाहिए अंडर कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस कि वो इस कंट्री में उनको अलाउ किया जाए। ये 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो आप ग्राउंड्स में लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आई वुडंट एडवाइस टू अप्लाई फॉर योर स्पाउस ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर अर्निंग 12,000 पाउंड इन अ ईयर। बहुत शुक्रिया शाजी। आई वी रन आउट टाइम रियली। अगेन यू व्यूअर्स ये कहेंगे दैट द क्रिटिकल पॉइंट जो थ्रेशोल्ड इज 18,600, दैट इज द रूल्स। अगर आप चाहते हैं एंड यू टॉक्ड अबाउट सेविंग्स, अगेन आप ईमेल हमारा एड्रेस ले लें, we'll be more than happy to help you and आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे थ्रू द ईमेल। बिकॉज वाई, बिकॉज कुछ चीज़ें हम ऑन द टेलीविजन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, सो आपको मुतस्सिल एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर मतलब आपके पास एनफ अमाउंट ऑफ मनी है, अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आप अपने स्पाउस के लिए जो है वो एप्लीकेशन डाल सके, तो उसमें आपकी जो 12,000 की सैलरी है प्लस आपका जो अकाउंट में आपने कुछ डिपॉजिट आपका मनी है, आप उसको कैलकुलेट करके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट हियर एंड टू टेल यू अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। आप हमें बाद में ईमेल कीजिएगा ताकि हम आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन बता दें कि आपके अकाउंट में फिक्स्ड अमाउंट कितना होना चाहिए जिसके बाद आप अपने स्पाउस के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू शाजी। तो आपने बहुत अच्छी तरह बताया था। जो इरफान भाई का जो आया था अपील के बारे में, अगेन है स्पाउस वन, and again in that one again the income जो होते हैं ना, जो statements होते हैं, those are the ones statements से मुताबिक ये होगा आपके income के बेस होगा। again 6 month statements is a requirement
6 month statements होंगे जो आपको दिखाना पड़ते हैं in your application. अगर वो आपने नहीं डाली हैं, obviously it's going to get refused, and those are very strict guidelines that you have to. अगर आपकी इनकम उसमें नहीं आ रही, प्रॉपर उसमें नहीं शो रही है डेट से और आपके प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, तो you will have problems. दूसरा मेरा ख्याल उन्होंने ये पूछा था कि उनकी अपील जो है वो रिफ्यूज हो गई है, दोबारा वो उसको अपील कर सकते हैं या दोबारा क्या उनके पास ऑप्शन है? मैं ये एडवाइस आपको करूंगी कि दोबारा अगर आप के सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं कि आप कुछ और जो है एम्प्लॉयमेंट का रूट लेते हैं और उसके अलावा आपको कहीं और पे भी अच्छी सैलरी में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, तो आप कैलकुलेट करके जब आपका 18,600 के हिसाब से थ्रेशोल्ड हो जाएगा, तो आप इससे बेटर है कि आप नई एप्लीकेशन कर लें रादर देन गोइंग फॉर अपील, बिकॉज देयर विल बी नो चांसेस टू विन द अपील. इट्स बेटर टू लॉन्च अ न्यू एप्लीकेशन ऑन द बेसिस दैट यू आर अर्निंग 18,600 पाउंड पर ईयर. लेकिन आपको पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट और पूरे साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने होते. आपको 6 मंथ्स के, इफ यू आर एम्प्लॉयड देन यू हैव टू लॉन्च फॉर द लास्ट 6 मंथ्स डॉक्यूमेंट्स. आपको 6 मंथ्स के शो करने होते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है अगर आप हाफ करें तो 19,300 जी तकरीबन उतना बन जाता है 6 मंथ्स का. आपको 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं. 6 मंथ्स का पीरियड होता है जिसके अंदर आपने जो है आपके 9,300 6 मंथ्स में आपने शो करने होते हैं. उसके बाद आप नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं. थैंक यू शाजिया. अगेन रन आउट टाइम. लोगों का अगेन व्यूज़र का शुक्रिया करते हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग. और जहाँ पे हमने लोगों से रिक्वेस्ट करी, सबसे ये कहेंगे कि आप प्लीज़ email हमें भेजें, and we'll be more than happy to give you detailed advice through emails, and that's the best way to deal with us. And just again आपको finally बताएंगे, obviously जो बेल की हमने डिस्कशन करी थी, इसे हम जारी रखेंगे because this will be that topic, and we'll be talking about domestic violence, family law, children, and इन चीज़ों का डिस्कशन में लाएंगे नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम में. But keep watching. मगर एक चीज़ आपको बताते चलूँ, तो आप ये सोच लें, the new rules are very strict on the basis that जहाँ पे bail होगी, repeated bail will not going to be allowed, and they're going to be cut down onto that. That is the Home Office of making very strict rules, regulations. Unless until there is new ground. Yeah, unless the new ground. Yeah, compelling new ground and evidence. Then it's going to be changed. However, that is a position. Times run out. We want to thank the viewers, and obviously Shazid has participated and shared a platform with me. And okay, next week Ijazat we'll be back. We'll be talking about immigration, litigation, and representation. So keep watching. And family laws. And family laws, and Japan news and views from the Hidayat. And see you next week, inshallah.